नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सामने होने वाली चीजें जो होती है वो मुझे समझ में नहीं आती, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इसीलिए बंगाल में जो कुछ चल रहा है, ममता दीदी आरोप कर रही है कि सीआरपीएफ का, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाकी सारी विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप करती है सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए अगर लीगल रेमेडी है, यानी कानूनी तरीके से उसको निपटने का अगर तरीका आपको उपलब्ध है और आप फिर भी उसमें अपना बचाव नहीं कर पाते, तो गलती आपकी भी है, ये भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए मैं आज जो बात कर रहा हूं वो आईपैक नाम की कंपनी पर बात कर रहा हूं। आपको मालूम होगा, आईपैक नाम की एक कंपनी है जो पिछले कुछ सालों से 10-12 साल हो गए, शायद 10 साल हो गए, प्रशांत किशोर ने ये कंपनी शुरू की थी। आईपैक मतलब पॉलिटिकल एडवाइजरी कंपनी वगैरह ऐसा कुछ है। इंडिया पॉलिटिकल एडवाइजरी कंपनी वगैरह ऐसा कुछ उसका नाम है, जिसको शॉर्टकट में उसको आईपैक बोला जाता है। अब प्रशांत किशोर ने पिछले 4-5 साल से कुछ ये कंपनी का साथ छोड़ दिया। वो उनके जो साथी थे वो कंपनी आगे चलाते रहे। 2014 में प्रशांत किशोर लाइमलाइट में आ गए, लोगों के सामने आ गए, जब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की चुनाव में सिंगल पार्टी मेजोरिटी बीजेपी के लिए चुनाव जीत लिया। और गठबंधन तो था ही, लेकिन गठबंधन के सिवा बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली थी। उसके पहले 7 लोकसभा चुनाव लगातार 84 के बाद 80 2014 तक 7 लोकसभा चुनाव हुए। 89, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009, ऐसे 7 लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन किसी भी एक पार्टी को अपना बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, एक पार्टी तो छोड़ो, जो जो गठबंधन बनते थे, यानी बीजेपी के नेतृत्व में अगर एनडीए बना, तो उसके पहले वीपी सिंह के नेतृत्व में एक गठबंधन बना था। बाद में 2004, 2009 सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठबंधन बना। लेकिन 7 लोकसभा चुनाव किसी भी एक गठबंधन या एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। चुनाव के नतीजे आने के बाद गठजोड़ करके, जुगाड़ करके, बहुमत दिखाकर सरकारें बनानी पड़ी थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2014 में मोदी को जो बहुमत मिला, बीजेपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाई, तो वो चमत्कार किसने किया, ये जब पत्रकार ढूंढने लगे, तब एक बात सामने आई कि नरेंद्र मोदी का जो प्रचार तंत्र था वो अलग था। उनका चुनाव का अभियान, चुनाव की जो कैंपेन थी वो अलग थी। और अलग तरीके से उन्होंने जो जो कुछ किया, गालियां दी गई तो गालियों का इस्तेमाल करके ही, ये तो चाय वाला है ऐसे बोलने के बाद इमीडिएटली मोदी का जो कैंपेन था, प्रचार था, वो चाय पे चर्चा पर चला गया। और ये सब तैयार कैंपेन करने वाले कुछ लोग थे जो बुद्धिमान थे। उसमें ही एक बड़ा नाम था प्रशांत किशोर, जो 2014 से पहले गुजरात के चुनाव में मोदी जी को पॉलिटिकल एडवाइजर करके कुछ कुछ सलाह देता था। और 2014 में मोदी जी उनको उसको प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय स्तर पर लाए। लेकिन जो अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन थी प्रशांत किशोर की, वो उसके बाद भी फुलफिल नहीं हुई, तो बीजेपी से हट गए, दूर हो गए। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों को, पार्टियों को मदद की। केजरीवाल हो, लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, अमरिंदर सिंह हो पंजाब के, या तमिलनाडु के स्टालिन हो, आंध्र के वाईएसआरसीपी वाले जगनमोहन रेड्डी हो, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की। और चुनाव अलग तरीके से, नए प्रचार के तंत्र से जीते जा सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया।
तो उस वक्त उनकी कोई कंपनी अलग थी जिसको अलग नाम था कुछ, लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम आईपैक था। उसका उसके पहले मुझे लगता है इंडिया करप्शन या ऐसे सीएजी सीएजी ऐसा उनका काउंसिल फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, सीएजी नाम था उनके कंपनी का या ग्रुप का, प्रशांत किशोर के। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने एक अलग कंपनी बनाई, जो कंपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को या चुनाव लड़ने वालों को सलाह देने का काम करने लगी, उनका कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगी। करोड़ों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई थी। तो 2021 के चुनाव से पहले ममता दीदी ने इनको इनवाइट किया था बंगाल में, और प्रशांत किशोर उस वक्त कंपनी से जुड़े हुए थे जिसका नाम आईपैक था। लेकिन बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद 2021 का आहिस्ता आहिस्ता प्रशांत किशोर उससे हट गए, और उन्होंने तय किया था, वो तो नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, जेडीयू में थे, उपाध्यक्ष थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि उनका नीतीश से झगड़ा हो गया, फिर नीतीश से अलग हो गए, और उन्होंने अपनी एक जनसुराज पार्टी बनाने का फैसला किया, और इसलिए आईपैक से वो दूर हो गए। लेकिन आईपैक कंपनी 2021 का चुनाव होने के बाद भी ममता दीदी से जुड़ी रही, और ममता दीदी के भतीजे या उनके पॉलिटिकल करियर के वारिस जो माने जाते हैं, अभिषेक बैनर्जी, उनके साथ आईपैक का जुड़ाव कायम रहा। और आहिस्ते आहिस्ते पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, बल्कि आईपैक का ही एक पॉलिटिकल फसाड बन गया। ऐसा कहा जाता है कि आईपैक कंपनी एक तरीके से तृणमूल पार्टी पिछले 5 साल चला रही थी, और पार्टी चला रही थी इसका मतलब ममता दीदी की गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी आईपैक चलाती थी। किसको मंत्री किया जाए, किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए, ये सब चीजें कौन तय करता था? ममता दीदी या उनकी पार्टी या उनके लीडर नहीं तय करते थे। ये तय करने का पूरा अधिकार मानो आईपैक कंपनी ने अपने हाथों में लिया था। और जब 2021 का चुनाव ममता दीदी 215 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत में, प्रचंड बहुमत में आ गई, और बीजेपी जो 200 पार की घोषणा करके बड़ी तगड़ी लड़ाई कर रही थी, वो हार गई, 77 में अटक गई। उसके बाद बीजेपी ने ममता दीदी के इस बड़ी जीत का और अपनी बड़ी हार का बड़ा अच्छा स्टडी किया था, और उसमें उनको समझ में आहिस्ते आहिस्ते आने लगा, और उन्होंने बंगाल पर अपनी एक ग्रुप बनाया बीजेपी ने, जो बंगाल के चुनाव का अभ्यास करे, और 5 साल बाद आने वाले विधानसभा और 3 साल बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की तैयारी करे। तो जो तैयारी हो रही थी, उसमें एक बात आहिस्ते आहिस्ते सामने आती गई कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता, भले ममता बनर्जी हो, उनके बहुत सारे महुआ मोइत्रा या कल्याण बनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सारे साथी हो सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, लेकिन पार्टी के बहुत सारे डिसीजंस ममता आईपैक से आईपैक के साथ लेती है। और जिस डिसीजन के बारे में, जिस निर्णय के बारे में, जिस नीति के बारे में तृणमूल के बहुत सारे नेताओं को पता ही नहीं लगता, जब नीति तय हो जाती है, पॉलिसी तय हो जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद उसका जो अमल है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए पार्टी को काम में जुटाया जाता है। इसका मतलब ये था कि मानो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी के एमपी हो, पार्टी के एमएलए हो, पार्टी के जिला तहसील या शहर के कोई नेता हो, उनको तृणमूल में कोई भी कीमत नहीं थी, उनके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं था, पार्टी का भी अधिकार नहीं था। तृणमूल का एक मंत्री अपने केबिन में बैठेगा, लेकिन वो क्या करे, कैसे डिसीजन ले, ये तय करने वाले आईपैक का कोई ना कोई बंदा वहां बैठा रहता था। और मानो आईपैक के इशारे पर
तृणमूल की ममता गवर्नमेंट चलती थी और तृणमूल की पार्टी भी चलती थी। अभी अभी आपको याद होगा कि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें कुछ 70 से ज्यादा एमएलए थे, उनके टिकट काटे गए। कुछ तो उसमें ऐसे है कि एक एक दो दो बार वो एमएलए हो चुके हैं, यानी उस प्रभाव, उस चुनाव क्षेत्र में उनका व्यक्तिगत पर्सनल प्रभाव है, फिर भी आईपैक बोलती है तो उनको हटाया गया। तो ये सब बातें जब बीजेपी का ये ग्रुप काम कर रहा था उनके सामने आती गई कि आज अगर तृणमूल को हराना है तो कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, एक तरीके से आईपैक कंपनी जो थी ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन गई थी। अगर आईपैक पर घाव किया जाएगा तो ये तृणमूल कांग्रेस मरणासन्न हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिकली नहीं चलाई जाती, कारपोरेट जिस तरीके से चलता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जिस ढंग से चलती है, एक व्यवस्थापन मैनेजमेंट के तरीके से चलती है, भावनाओं से नहीं चलती। उस ढंग से तृणमूल कांग्रेस पार्टी आईपैक वाले चलाते थे और ममता दीदी का उसको आशीर्वाद था और सहयोग था अभिषेक बैनर्जी का। तो इसलिए 2 साल पहले लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हो गई, लेकिन बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़े थे, प्रतिशत बढ़ा था। तब 2 साल पहले बीजेपी ने तय किया, पॉलिटिकली तय किया कि अगर बंगाल में अपनी सरकार लाना है, बंगाल में अगर बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हराना है, टीएमसी को हराना है, तो घाव आईपैक पर डालना पड़ेगा। और जब आईपैक का स्टडी करना शुरू किया तो एक बात समझ में आई कि तृणमूल के सारे आर्थिक व्यवहार, चंदा इकट्ठा करना, चंदा डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों से रिश्वत लेना और रिश्वत से चंदा जनरेट करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी बंगाल की पार्टी है लेकिन गोवा में भी चुनाव लड़ा था, तो उसके लिए पैसा कौन भेजेगा? तो ये सब काम तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आर्थिक व्यवहार पूरे के पूरे आईपैक के पास गए थे। यानी एक प्रचार तंत्र वाली कंपनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस चलाना का टेंडर लेकर बैठ गई थी। तो इसलिए बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने तय किया कि अगर तृणमूल को हराना है तो उसके पहले आईपैक नाम की कंपनी की टांगे तोड़नी पड़ेगी, इनको लंगड़ा करना पड़ेगा। और आईपैक अगर घायल होकर गिर जाती है तो तृणमूल अपने आप हार जाएगी चुनाव। और इसी आधार पर जो काम चल रहा था, इसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी पर्सनल जानकारी जो है, पिछले जुलाई महीने से, 2025 के जुलाई महीने से बंगाल के विधानसभा चुनाव में आईपैक नाम की कंपनी को चारों तरफ से घेरने के लिए ईडी, सीबीआई वगैरह को काम में लगाया गया था। जो आरोप ममता दीदी करती है या विपक्ष करते हैं कि मोदी सरकार, ईडी वगैरह जांच एजेंसियां है, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारी एजेंसियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, उसका इस्तेमाल विपक्षों के खिलाफ होता है, ये बिल्कुल सच है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई झूठ नहीं, ये आरोप है। लेकिन दूसरी बात भी माननी पड़ेगी कि अगर ये जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ जाती है तो आपने कुछ गलत किया है, इसीलिए पीछे पड़ जाती है। अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आपने कोई अपराधी काम नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो ये जांच एजेंसियां आपका बाल बाका नहीं कर सकती। और इसलिए जब बीजेपी के टॉप लीडरशिप के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को एक बात समझ में आई निरीक्षण से कि आईपैक के जो मनी लॉन्ड्रिंग चलता है, रिश्वतखोरी चलती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, सही या गलत तरीके से इकट्ठा किया जाता है, एमएलए मंत्री से लेकर हर गवर्नमेंटल डिसीजन में आईपैक पैसा इकट्ठा करने का काम करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम करती है। तो आईपैक पर अगर हमला किया जाए, आईपैक को घायल किया जाए, जख्मी किया जाए, तो तृणमूल चुनाव लड़ ही नहीं सकती। और इसी
दिशा में पिछले जुलाई अगस्त से जो काम शुरू हो गया, उस पर एक्चुअल एक्शन हमने जनवरी में देखी। आपको याद होगा, जनवरी महीने में आईपैक के कंपनी पर ईडी ने पहला छापा मारा था। और जब वो प्रदीप जैन या प्रतीक जैन करके जो आईपैक का बड़ा सबसे प्रमुख डायरेक्टर है, उसके घर पर और ऑफिस में जब छापा मारा गया, ये खबर सुनते ही बंगाल का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, कोलकाता का पुलिस कमिश्नर और बड़ी पुलिस फौज लेकर ममता दीदी उस जगह पर चली गई जहां छापामारी चल रही थी। प्रतीक जैन के ऑफिस और घर के जगह पर छापा मारा गया था, जांच चल रही थी। वहां घुसकर कोई पेन ड्राइव, कोई सबूत और कुछ फाइलें उठाकर ममता दीदी बाहर निकली। उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। तो जब चुनाव का आखिरी टप्पा दौर आ गया, यानी टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता शुरू हो गई, उसके बाद ममता के हाथ बांधे गए थे आचार संहिता से। उस वक्त विनय चंडेल या प्रतीक जैन जैसे लोगों की हाथ पकड़ में आ गए। और आज आईपैक को यह डिसीजन लेना पड़ा कि अगले 20 दिन के लिए, यानी विधानसभा का चुनाव खत्म होने के 10 दिन बाद तक, बंगाल में आईपैक का जो काम चल रहा है वो पूरा बंद कर दिया जाएगा, बंद हुआ होगा। ये डिसीजन गवर्नमेंट ने या ईडी ने नहीं लिया है, वो आईपैक कंपनी के टॉप डायरेक्टर ने, मैनेजमेंट ने लिया है। और सब अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, ऑफिस बेरर को ईमेल भेजी कि भाई 20 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाओ, 10 मई के बाद वापस आना। यानी कि जो चुनाव हो रहा है 23 और 29 को जो वोटिंग होना है, इस दरमियान आईपैक का कोई भी कर्मचारी बंगाल में काम नहीं करेगा। इसका सीधा साधा मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल एडवाइजरी है वो करने वाला कोई भी बच्चा नहीं है। और मजे की बात देखो, ये एडवाइजरी अपने कर्मचारियों को आईपैक ने भेजी है, लेकिन उसका खुलासा आईपैक ने मीडिया में कहीं भी नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आईपैक का काम चलता रहेगा और आईपैक के जो कर्मचारी है उनको तृणमूल कांग्रेस उनका वेतन, पगार, पेमेंट देगी। ये घोषणा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ तरफ से आ गई। इसका मतलब साफ है कि ईडी ने जो छापामारी की और एक्शन ले ली है, विनेश चंडेल हो या प्रतीक जैन हो या आईपैक हो, इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी पर ईडी ने आघात किया है, मोदी सरकार ने आघात किया है। तो आईपैक नाम की जो कंपनी थी उसने एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस को मुर्दा बना दिया। आईपैक जो पॉलिटिकल एडवाइजरी कंपनी है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए मानो मुर्दे को लेके आने वाली थैली, यानी बॉडी बैग बन गई। बॉडी बैग जानते हो ना, कोरोना के समय फटाफट लोग मर रहे थे, उनको घर पहुंचाने के लिए जो सामान लाया जाता था उसको बॉडी बैग बोलते थे, जिसमें मृतदेह, शव रखा जाता था, यानी शव थैली जिसको बोल रहा है। तो एक तरीके से आईपैक जो तृणमूल को जिताने के लिए हायर की गई कंपनी थी, वो आज तृणमूल और ममता की पार्टी के लिए बॉडी बैग बन गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।